everyone, welcome back to my YouTube channel. So yesterday we have learned till here and now we will carry on to the next page and a new topic that's leveling. कल हमने plowing पढ़ी थी और आज हम leveling पढ़ेंगे जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है preparation of soil का. लेवलिंग क्या होती है? अब जब लैंड को खोदा गया, प्लो किया गया, तो वो जो प्लोड लैंड होता है उसको लेवल किया जाता है, मतलब हल्का हल्का उसको प्रेस किया जाता है एक वुडन प्लैंक की मदद से, जिससे वो ना सारी इक्वल अमाउंट में हो जाए, इक्वली उसको प्रेस्ड कर दिया जाता है. लेवलर को एनिमल्स या फिर एक ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है. लेवलिंग की जाती है कुछ रीजंस के लिए. क्या रीजंस होते हैं कि जब जो लैंड है जिसको हमें प्लो करते हैं पहले, उसमें ना बहुत सारे सॉइल के क्रशेज रह जाते हैं, मतलब मोटे मोटे आपने देखा होगा एक पत्थर की तरह बहुत बड़े बड़े रॉक टाइप क्रैशेज होते हैं. अब उनका क्या किया जाए? अब उनका भी तो कुछ करना होगा ना, उन बिग पीसेज ऑफ सॉइल जिनको हम क्रम्स कहते हैं. यू शुड नो द नेम ऑफ दैट. दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड टू यू, व्हाट आर द बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड? क्रम्स. वो जो होते हैं अब उनको भी तो क्रश होना ज़रूरी है ना, तो वो भी हमारा लेवलर के थ्रू सब कुछ क्रश हो जाता है. लेवलिंग से सॉइल इरोजन नहीं बचता है. कैसे? अब जो लेवल्ड सॉइल होती है ना, वो जो है विंड आ रही है, हवा चलेगी तेज़ तेज़, तो उससे ब्लो नहीं करेगी, उड़ नहीं जाएगी. पानी आएगा बहुत तेज़ तेज़, मतलब बारिश पड़ जाए अगर, वो तो उससे सोख नहीं ली जाएगी. सॉइल इरोजन बचता है इससे. लेवलिंग से क्या होता है? वाटर और मैन्योर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हमारा सॉइल तक पहुंचता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. पॉइंट नंबर 2 ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स क्या है? सॉइल प्रिपरेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्शन और सोइंग ऑफ सीड्स. अब बीज को छांटना और उन्हें फिर उगाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है क्रॉप प्रोडक्शन की. प्लांट्स कैसे उगते हैं भाई? प्लांट्स हमारे बीज से ही तो उगेंगे. जब हम कुछ सीड्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि सिर्फ क्लीन, हेल्दी और डिजीज़ फ्री सीड्स को ही सेलेक्ट करें हम, जिनमें मतलब कोई बीमारी टाइप ना हो. सीड्स को पहले फंगीसाइड से ट्रीट करना चाहिए. वो केमिकल्स होते हैं जो कि उनमें फंगाई अगर हो जाए तो उनको किल कर देते हैं. सीड्स के सिलेक्शन के बाद अब उनको हमें फील्ड में उगाना भी तो होता है ना. सोइंग ऑफ सीड्स इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल. सीड्स को उगाना, सीड्स को प्लेस करना, मतलब मिट्टी में लगाने की प्रोसेस है. उनकी केयर बहुत ध्यान से होनी चाहिए जब उनको सो कर रहे हो. कैसे सीड्स को कैसे सो करना चाहिए, मतलब मिट्टी में लगाना चाहिए राइट डेप्थ में, मतलब सीधी, मतलब बिल्कुल सही गहराई में, ना तो ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा ऊपर ऊपर होने चाहिए और ना ज़्यादा गहरे होने चाहिए. राइट इंटरवल्स, मतलब कि करेक्ट पीरियड्स में प्रॉपर, कि उनको उस टाइम पे प्रॉपर एयर मिल रही हो, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिले. प्रॉपर तरीके से हमें सीड्स को ग्रो करना चाहिए. सीड्स फील्ड में ग्रो किए जाते हैं किसी भी, मतलब इनमें से किसी भी मेथड से, जो कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट मेथड होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड. ये क्या है? इस मेथड में हम हाथों से ही फील्ड में सारे सीड्स को स्कैटर कर देंगे, मतलब फैला देंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि ये जो मैन है ये अपने हैंड से ही सीड्स को यहाँ पर डाले जा रहा है. मैनुअल है, अपने हाथों से काम कर रहा है ना वो. ये मेथड जो है ये ना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देगा सीड्स के बीच में. ये मतलब कोई अच्छा मेथड नहीं है. अब जैसे आप ये सीड्स डालते जा रहे हो, फटाफट आप डालते जा रहे हो, तो आपने एक यहाँ डाला, दूसरा यहाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्पेस इसके बीच में उतनी ही स्पेस दूसरे के बीच में है. इस वजह से ये जो है ये पर्टिकुलर मेथड नहीं है. इसमें हमारा राइट डेप्थ नहीं आ रही है उनकी, मतलब वो बिल्कुल सही डेप्थ पे नहीं सो किए जा रहे हैं. सेकेंड मेथड होता है बाय ट्रेडिशनल टूल. द ट्रेडिशनल टूल, जो मतलब ट्रेडिशनल टूल होते हैं सीड्स उगाने के लिए, वो एक फनल, मतलब उनमें ना एक फनल होता है, शेप होती है उनकी एक फनल की तरह, जैसे कि जिसमें 2 या 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स होंगी शार्प एंड की तरह. जैसे कि हम प्लो करते हैं लैंड को, तो उसके लिए जो हम खोदने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारा जो होता है वो हमारा फनल शेप्ड 2 और 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स की शार्प एंड्स वाला ट्रेडिशनल टूल होता है. उससे क्या किया जाता है? सीड्स को फनल में फिल किया जाता है, और जो फिर वो पाइप से नीचे चले जाते हैं उसके एंड्स तक. फिर वो जो एंड्स होते हैं वो सॉइल में सीड्स पहुंचा देते हैं और वहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. देखो,
ये एक पाइप दे रखा है ना यहाँ पर, उसके थ्रू यहाँ ये देखो ये सीड्स डालते जा रहे हैं, ये सीड्स डल रहे हैं, उसके शार्प एंड्स में जाएंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये गए उसके शार्प एंड्स में, और ये यहाँ से सीड्स हमारे यहाँ से डलते जाएंगे। जैसे ही बुल्स आगे चलते रहेंगे और ये सीड्स उसके इक्वल अमाउंट में डलते रहेंगे। नेक्स्ट मेथड होता है बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? ये भी एक फनल शेप्ड सीड बॉल है जो कि बहुत सारी ट्यूब से कनेक्टेड होता है। लेट मी शो यू द पिक्चर, दिस इज इट। देखो अब ये जो सीड बॉल है इसमें हमने क्या डाल दिए? सीड्स डाल दिए। तो वो इतने सारे उसमें वो दे रखे हैं कि यहाँ से वो सारे सीड्स निकलते जाएंगे, उसको लैंड में डाल दो और वो सारे सीड्स 1 बाय 1 करके यहाँ से निकलते जाएंगे और वो प्लो भी हो जाएंगे इवन 1 बाय 1। तो जो ड्रिल होती है वो एक प्लो से अटैच्ड होती है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में शो करा है। तो प्लो जैसे जैसे वो उसमें हम शो करते रहेंगे वो सब होता रहेगा। अब सीड ड्रिल यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं? जो वो है ना, सीड ड्रिल से सारे सीड्स यूनिफॉर्मली पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर चीज़ में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और डेप्थ्स पे हमारे यूनिफॉर्मली हमारे सीड्स बोए जाते हैं। वो ये इंश्योर करती है कि सीड्स जो हैं वो सॉइल से कवर्ड हो गए हैं, उनको मतलब सो करने के बाद उनके ऊपर सॉइल भी आ गई है। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। ये उस डैमेज से भी हमें प्रिवेंट करती है जो कि बर्ड्स करती हैं आकर, जो उसमें सीड्स को एक आधा ले लेती हैं वगैरह। और इससे टाइम भी बचता है और हमारी लेबर भी बच रही है, मेहनत भी बच रही है। तो सी ड्रिल से सी बो करना वेरी वेरी इजी एंड वेरी मच बेटर ऑप्शन। नाउ एंड नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे कि पैडी, टोमेटो, अनियन, चली एंड ब्रिंजल सबसे पहले नर्सरीज में ग्रो करते हैं। जब सीडलिंग्स उनमें ग्रो हो जाती है तो वो अपने आप ही ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। इट मीन्स कि उनको फील्ड में लाया जाता है। जब उसमें छोटे छोटे उगाए गए पहले, फिर जब वो थोड़े बड़े हो गए फिर उनको फील्ड में लाया गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड। नर्सरी से फील्ड में सीडलिंग्स को लाना ही ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। इस प्रैक्टिस की कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि इससे क्या होता है, इससे हम आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और प्लांट कर सकते हैं सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स। पहले नर्सरी में उगाए हमने, तो जो सेलेक्ट हम प्लांटिंग जो हमें हेल्दी सीडलिंग्स दिखेंगे हम सिर्फ वो लाकर प्लांट करेंगे ना। स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटेशन। इसमें हम खुद प्लांट करेंगे तो स्पेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कितनी हम कम स्पेस में कर लेंगे। प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स और वाटर्स मिलेंगे सॉइल से, क्योंकि पहले वो नर्सरी में उगेंगे फिर वो आके यहाँ पर उगेंगे। अब आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, मैन्योरिंग। दिट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस लिसन इट वेरी केयरफुली। सॉइल जो होती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को, और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब कुछ रीजंस के वजह से जो फार्मर्स होते हैं ना, वो ग्रो क्रॉप्स इन सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, हर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है उनके पास, रीजंस होते हैं कि उनको एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप्स उगानी होती है, जबकि वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप एक फील्ड में आपने इस ईयर में आप समझ लो जिस फील्ड में मैं वीट की क्रॉप उगा रही हूँ, तो इसको मैं 1 साल छोड़कर मैं दूसरी फील्ड में जाकर फिर वीट की क्रॉप उगाऊंगी, और जब मैं उसको फिर 1 ईयर के लिए छोड़ दूंगी फिर मैं अपनी वही पुरानी वाली फील्ड में आके उगाऊंगी। मुझे 1 साल का गैप देना होता है उस फील्ड को, जिससे वो फर्टाइल हो जाए, नहीं तो वो मतलब बिल्कुल बैरन हो जाएगी फील्ड। वही वो कह रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, लगातार क्रॉप्स का उगना सॉइल को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट कर देती है, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और सॉइल जो होती है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो अब सॉइल न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिप्लेनिश किया जाए टाइम टू टाइम, ये सिर्फ हम या तो नेचुरल मेथड से कर सकते हैं या फिर उनमें सॉइल मैन्योर डालकर। अब नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं कि हम उसकी फर्टिलिटी सॉइल की वापस ले आएँ। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रिस्टोर किया जाता है नेचुरली कुछ मेथड से, जैसे नंबर 1 है फैलोइंग। इस मेथड में क्या होता है, लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है 1 या 2 सीजन्स के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ना बहुत ज़रूरी है, मीन्स उसमें हम कोई कल्टिवेशन ना करें। जो फैलो लैंड होता है वो वापस अपने न्यूट्रिएंट्स रिगेन कर लेता है, मतलब खाली लैंड, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उसमें। अच्छा, पहला तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। नाउ सेकेंड वन इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन एक मेथड होता है डिफरेंट क्रॉप्स उगाने का ऑल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। मतलब इस ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें वीट है, इसमें राइस है, इसमें बार्ले है, तीनों में मैं अलग अलग क्रॉप्स उगा रही हूँ।
जैसे कि वो इन्होंने बता दिया वीट बार्ले फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे कि उसमें वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीस सोयाबीन वो नेक्स्ट सीज़न में उगा लेंगे, जिसमें ना पहले उन्होंने उगा लिया उसमें वीट और बार्ले, और नेक्स्ट सीज़न में उसमें पिया और सोयाबीन उगा लेंगे, मतलब वो ही नहीं उगाएंगे, दूसरा कुछ और उगा लेंगे। इससे क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट हो जाती है सॉइल की नाइट्रोजन से। आपने पहले भी क्लास 7 में पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स की, सिर्फ लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो उसमें नाइट्रोजन पैदा होता है, उसको सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको ईजिली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो इस प्रैक्टिस को एडॉप्ट करें। अब थर्ड मेथड हमारा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इस मेथड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही फील्ड में उगाई जाती हैं। क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है सच दैट कि जो न्यूट्रिएंट है एक क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड, वो ही न्यूट्रिएंट दूसरी क्रॉप के लिए ही रिक्वायर्ड हो। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जैसे कि पी सोयाबीन और सिलील क्रॉप जैसे कि वीट और राइस को इकट्ठा हम उगा सकते हैं एक ही फील्ड में। मतलब कॉटन और ग्राउंडनट लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं, इनको हम एक साथ मतलब उगाएं वीट और उसके साथ बार्ले के साथ। नाउ मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे, ये हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहला मेथड है नेचुरल मेथड की हम फर्टिलिटी कैसे ला सकते हैं, ये नेचुरल मेथड के पार्ट्स थे। अब सेकंड की हम उसकी फर्टिलिटी सॉइल की वापस कैसे ला सकते हैं, मैन्योर से या फिर फर्टिलाइज़र से। मैन्योर का यूज़ होना और फर्टिलाइजर्स का, उसको हम कहते हैं मैन्योरिंग। यूज़ ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। दीज सब्सटेंसेज एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इन सब्सटेंसेज से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 1 इज़ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट को ना फार्म मतलब डोमेस्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि एनिमल का वेस्ट मटेरियल्स जो कुछ भी होता है और ह्यूमन बींग्स का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, कंपोस्ट उससे प्रिपेयर होता है। कैसे, फार्म और उनसे वो डीकम्पोज जब वो हो जाता है तो उससे एक जो हमारा मटेरियल प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। ये प्रोसेस कंपोस्ट प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहा जाता है। वी में डिफाइन कंपोस्टिंग एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कंपोस्टिंग को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं, जिसमें माइक्रोब्स जो होते हैं, इन विच माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारा मैन्योर प्रोड्यूस्ड हो। कंपोस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, लेकिन बट नॉट इन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनमें वो रिच नहीं होता है। आई होप दिस थिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। एनी कन्फ्यूजन देन प्लीज टेल मी। ग्रीन मैन्योर, कुछ क्रॉप जैसे कि सनहैम्प और सस्बेनिया को ना फील्ड में उगाया जाता है सीड्स ग्रो करने से पहले ही। उनको फिर बाद में प्लो किया जाता है सॉइल में जब सीडलिंग्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, और ये प्लांट्स जो होते हैं फिर डिकम्पोज करते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। वो सॉइल को ना प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल इरोजन से और लीचिंग से। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स ह्यूमन के द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही बनाए गए केमिकल सब्सटेंसेज हैं, जो कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। याद रखना आपको हमेशा ना इनके वो पता होनी चाहिए फॉर्मूलाज, लाइक नाइट्रोजन इज नोन एज N, फॉस्फोरस P एंड पोटेशियम K। वेनेवर अगर आपको कभी भी कहा जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए कि फर्टिलाइजर्स आर रिच इन N, P and dash, तो you don't have to write their potassium, you have to write their K। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स पोटैश, पोटेशियम सल्फेट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स नाइट्रोफॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना पानी में सॉल्यूबल होते हैं, कि वो पानी में आराम से घुल जाते हैं, इसीलिए वो प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यूजुअली अप्लाई किए जाते हैं स्प्रे से या फिर इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू, उनको हम फर्टिलाइजर्स को सॉइल तक पहुंचाते हैं।
अब मैन्योर के एडवांटेजेस पढ़ते हैं हम। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना, इसको बेटर कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो वो ह्यूमन मेड केमिकल है और जो मैन्योर है वो नेचुरल है। और फर्टिलाइज़र्स एक केमिकल है जो हम ह्यूमन्स बना रहे हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है कि एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा, अब फर्टिलाइज़र्स क्यों इंपॉर्टेंट है वही वो बता रहे हैं कि एक तो मैन्योर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। एक तो मैन्योर जो होता है ना, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की, मतलब सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड कर सके, ये उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। वो सॉइल को थोड़ा पोरस कर देता है, मतलब दानेदार कर देता है, जिससे ना वो गैसेस को ईजिली एक्सचेंज कर सके। सॉइल के माइक्रोब्स को इंक्रीज़ करता है, सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है, अच्छा कर देता है, सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और उसको आराम से प्रिपेयर किया जाता है फार्म के वेस्ट से, और ये वाटर पॉल्यूशन भी हमारा कॉज नहीं करता है। अब जो है ना, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में एक हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंशिएट मैंने आपको पहले ही बताया। फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक है और मैन्योर ऑर्गेनिक नेचुरल है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, ये फील्ड्स में प्रिपेयर किए जाते हैं बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी प्रिपरेशन की बात होनी चाहिए। आप यहाँ लिख दो दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और यहाँ लिख दो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, तो वो आपके पूरा के पूरे पॉइंट्स गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिफरेंशिएशन हमेशा एक चीज़ में की जाती है। ये जो होते हैं ह्यूमस नहीं ऐड करते सॉइल में, और मैन्योर सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रिच होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और इनमें थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर्स में। ये महंगे होते हैं फर्टिलाइजर्स, मैन्योर सस्ते होते हैं। फर्टिलाइजर्स हमारे जैसे कि एग्जांपल यूरिया और पोटैश, और मैन्योर के एग्जांपल सनहैम्प और सेस्बेनिया। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी ना फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की। वो ये है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है ना, वो डिपेंड्स करता है ग्रेटली केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। जैसे जैसे हमारी जो इंडिया है या वर्ल्ड, जैसे जैसे हमारा हमारा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल अपना मॉडर्न होता जा रहा है, तो उसी के साथ साथ वो ना बिल्कुल अब केमिकल चीज़ों पे डिपेंड करने लग गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना ना, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेटली इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड, अच्छी से अच्छी क्रॉप यील्ड बढ़ाएगी। लेकिन जब फर्टिलाइजर्स को वहाँ से वॉश किया जाएगा इरिगेशन के थ्रू और रेनफॉल के थ्रू, वो वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, जैसे कि रिवर्स और लेक्स। इससे वाटर पॉल्यूशन कॉज होगा। अब फ़ायदा तो एक टाइप से वो दे रही है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगी। पॉल्यूटेड वाटर हमारे कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है, और वो क्या करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स को भी किल कर देगा, जैसे कि फ़िश हो गया, ऑक्टोपस हो गया। फर्टिलाइजर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसलिए वो सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोटेड, और मैन्योर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, टुडे वी विल रीड टिल दिस point only. In my next video you will be able to read from a fourth point, that's irrigation, so we will continue from there in my next video. If you like it, please like and share my video, and any problem then comment it in comment section. Thank you.